भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे फोटोन की अवधारणा या जिसको मैक्स प्लांक सिद्धांत कहा था। अपन ने लास्ट टाइम पे अपन ने बात की थी कि मैक्स प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत में होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है और ऊर्जा के इन पैकेट्स या बंडलों को अपन फोटोन नाम दिया गया। साथ ही अपन ने बढ़ा था कि प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वह उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। यानी प्रत्येक जो फोटोन है जिसको प्रकाश ऊर्जा का अपन क्वांटा भी कह सकते हैं, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो अपनी कितनी होगी, E बराबर एच न्यू। जहां न्यू अपन कह रहे हैं आपतित फोटोन की आवृत्ति है, एच या समानुपाती स्थिरांक है जिसे अपन ने नाम दिया था प्लांक स्थिरांक। इसके बाद इसके गुणों की भी चर्चा की थी अपन ने। देखो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, यदि तरंगदैर्ध्य के पद में लिखें तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती है और जो ऊर्जा है वह तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि मान लीजिए अपन यहां से ग्राफ प्लॉट करना चाहें कि भाई ऊर्जा और आवर्ती में ग्राफ खींचा तो अपन समानुपाती है इसलिए कह रहे हैं कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा होगी। ये ऊर्जा और आवर्ती में वक्र अपना। दूसरा यदि वक्र अपन ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य में बनाएं, y एक्स पे ऊर्जा और x एक्स पे मान लीजिए पहले अपन 1/λ ले लें कि ऊर्जा 1/λ के तो समानुपाती है तो वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। लेकिन यदि ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य में खींचे वक्र तो अपन देख रहे हैं कि ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा ऊर्जा कम होती जाएगी। तो अपन कह रहे हैं तरंगदैर्ध्य जैसे जैसे बढ़ रहा है ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। तो ये वक्र जो है वो ई समानुपाती 1/λ के लिए। इसके बाद फोटोन के गुणों के बारे में अपन ने कल चर्चा कर ली थी कि फोटोन विद्युत उदासीन कण है, अतः विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से अविक्षेपित रहता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, ऊर्जा तो कितनी है एच न्यू, और जो संवेग है प्रत्येक फोटोन का वो E बराबर एच न्यू बट्टे सी, या कहते हैं संवेग जो है वो P बराबर एच न्यू बट्टे सी, या इसको कह सकते हैं अपन E बट्टा सी। इसके अलावा फोटोन के गुणों में अपन ने बात की थी कि फोटोन की ऊर्जा का जो अवशोषण है वो आंशिक ना होकर पूर्णतः अवशोषण होता है। इस कंसेप्ट को अपन आज काम में लेंगे कि यदि फोटोन, प्रकाश फोटोन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होगा तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देगा। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन के अवशोषण पर आधारित है। यानी किसी पर्टिकुलर समय में एक इलेक्ट्रॉन, धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण तथा इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक अध्ययन किया था, जो प्रायोगिक परिणाम आए थे उनका स्पष्टीकरण। तो अपन बात करते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण तथा इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉपी और पेन हमेशा पास में रखें अपने, जब भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हो आप। तो अपन पहले इसमें आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की बात करेंगे, उसके बाद
इसकी सहायता से अपन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में अपने जो परिणाम आए थे उनकी व्याख्या या उनका स्पष्टीकरण बताएंगे। तो अपन बात करते हैं कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। देखो, आइंस्टीन ने जो प्लांक अवधारणा थी या फोटोन की अवधारणा थी, प्लांक की क्वांटम धारणा कह दें या फोटोन की अवधारणा कह दें, उसे आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या की थी और इस गणितीय व्याख्या में उन्होंने एक समीकरण दी थी, उसी को अपन आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। तो आइए अपन उनके बारे में चर्चा करते हैं। उन कह रहे हैं ये एक धातु है, मान लीजिए अपनी ये धातु है, इस पर अपन कह रहे हैं ये प्रकाश फोटोन अपना आपतित हो रहा है। और कह रहे हैं ये जो प्रकाश फोटोन आपतित हो रहा है इसकी ऊर्जा h न्यू है अपनी, ये प्रकाश फोटोन अपन आपतित बता रहे हैं धातु पर, कितनी ऊर्जा का अपना h न्यू ऊर्जा का। ये जैसे इस धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा, तो अपन कह रहे हैं कि मान लीजिए ये धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा। कि आइंस्टीन के अनुसार अपन क्या कह रहे हैं कि जब h न्यू ऊर्जा का प्रकाश फोटोन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह फोटोन अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। अब तो धातु का यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऊर्जा को दो कार्यों में प्रयुक्त करता है। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पृष्ठ को जस्ट ब्रेक करने में न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, कार्यफलन जिसको अपन ने कहा था। तो अपन कह रहे हैं एक तो धातु पृष्ठ से बाहर निकलने में आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन के रूप में, इसके बाद जितनी ऊर्जा रह जाएगी तो ये कार्यफलन के रूप में चाहिए, तो कितनी होगी ये अपनी फाई नॉट। ठीक है, अब कितनी ऊर्जा शेष रहेगी? देखो, इस फोटोन ने h न्यू ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दी, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहां पृष्ठ तक आने में फाई नॉट ऊर्जा खर्च होगी, तो कितनी रहेगी? h न्यू माइनस फाई नॉट। इतनी ऊर्जा को यह इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकलेगा। अब देखो यहां इसको थोड़ा सा अपन समझें कि भाई ये जैसे अपन कह रहे हैं धातु है, धातु में अपन कह रहे हैं काफी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कुछ धात्विक पृष्ठ के बिल्कुल नजदीक हैं और कुछ अपने अंदर की ओर हैं। ये अपना फोटोन अपन कह रहे हैं प्रकाश इसके ऊपर जब आपतित करवा रहे हैं अपन, ये फोटोन के रूप में आ रहा है प्रकाश, ये अपना इस प्रकार से प्रकाश फोटोन आ रहे हैं अपने, और अपन कह रहे हैं प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी है अपनी h न्यू। ठीक है, ये फोटोन क्या करेगा? धातु के इन इलेक्ट्रॉनों से अन्योन्य क्रिया करेगा। तो मान लीजिए इस फोटोन ने जो पृष्ठ के एकदम समीप है इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, तो देखो पृष्ठ के जो समीप है ये तो अपना जस्ट क्या हो जाएगा? कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा खर्च करके और गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर बाकी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकल जाएगा। जो थोड़ा अंदर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको पहले तो यहां तक इस पृष्ठ के समीप आने में, मान लीजिए इस पृष्ठ के समीप आने में इसके द्वारा जो खर्च ऊर्जा है वो E1 या W1 है। ये पृष्ठ के नजदीक आने में W1 ऊर्जा यहीं खर्च हो गई। इसके बाद इस पृष्ठ को तोड़ने में फाई नॉट ऊर्जा और चाहिए कार्यफलन के रूप में। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपना, इसकी ऊर्जा कितनी होगी अपनी? h न्यू माइनस W1 प्लस फाई नॉट। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए और थोड़ा नीचे है इलेक्ट्रॉन अपना, मान लीजिए यहां है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये फोटोन जैसे आपतित हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां इस पृष्ठ के पास आने में यहां तक मान लीजिए 2W1 ऊर्जा खर्च होगी। फाई 0 ऊर्जा इस पृष्ठ को जस्ट ब्रेक करने में लगेगी, धात्विक पृष्ठ को जस्ट ब्रेक करने में कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा खर्च होगी। बाकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी अपनी? h न्यू, जो आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस कितनी खर्च होगी? 2W1 प्लस फाई नॉट। कहने का मतलब हो गया कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन अपना उत्सर्जित हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह अपनी 0 से E माइनस फाई 0 तक है। जो इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर
ये गतिज ऊर्जा जो लेकर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, वो कहां से 0 से E माइनस फाइ 0। E क्या चीज है? h न्यू, आपतित फोटोन की ऊर्जा, और फाइ 0 अपना कार्यफलन। तो देखो अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी भाई, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम ऊर्जा किसके पास होगी? जो बिल्कुल पृष्ठ के समीप है। जैसे जैसे अंदर से इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, उसको अंदर से पृष्ठ तक आने में भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कुछ ऊर्जा वहीं खर्च हो जाएगी। तो सर्वाधिक जो ऊर्जा है वो बिल्कुल पृष्ठ के जो समीप है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो अपन बात करेंगे जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी अपनी? h न्यू माइनस फाइ नॉट। यही अपनी कहलाती है प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसको लिखो अब थोड़ा, इसको मिटा देते हैं अपन। तो अपन कहें आइंस्टीन के अनुसार, लिखो आइंस्टीन के अनुसार जब h न्यू ऊर्जा का प्रकाश फोटोन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, तो यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा होगी? h न्यू। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो कार्यों में प्रयुक्त करता है। पहला, धातु पृष्ठ से बाहर निकलने, धातु पृष्ठ से बाहर निकलने में आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन के रूप में फाइ नॉट या h न्यू नॉट। दूसरा, अब जो ऊर्जा रह गई, बाकी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में निकलेगा। तो अपन कहते हैं शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकलता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक बार वापस अपन क्या कह रहे हैं कि आइंस्टाइन के अनुसार जब h न्यू ऊर्जा का प्रकाश फोटोन किसी धातु पर आपतित होगा, तो यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो कार्यों में प्रयुक्त करेगा। एक, धातु पृष्ठ से जस्ट बाहर निकलने में कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा, और शेष ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में निकलकर गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर बाहर आता है। ठीक है, इसको समझे अपन। देखो वापस कि ये अपना
धात्विक पृष्ठ है, इस पे अपन कह रहे हैं कि ये hν ऊर्जा का प्रकाश फोटोन अपना आपतित है। ये फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा में से जस्ट पृष्ठ तक बाहर निकलने में इसको कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा चाहिए अपनी hν0, या जिसको अपन φ0 कह सकते हैं। बाकी जो शेष ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2m v²। देखो यहां अपन कह रहे हैं, ये बना लो चित्र और फिर अपन कह दें कि यहां उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 से hν माइनस φ0 है। ठीक है, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू hν माइनस φ0। ठीक है, तो ये 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन था, फोटोन ने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा hν इस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दी। इस इलेक्ट्रॉन ने इस hν ऊर्जा को दो कार्यों में काम में लिया, एक धातु पृष्ठ से जस्ट बाहर निकलने में कार्यफलन की तुल्य ऊर्जा, और शेष ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकल गया। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी अपनी? hν माइनस φ0, या अपन कह दें इसको, या 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू hν माइनस hν0। सो कहते हैं समीकरण नंबर 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपतित फोटोन की जो ऊर्जा hν ये दो कार्य में प्रयुक्त हो रही है, एक तो कार्यफलन के तुल्य और शेष जो रह गई वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकल रहा है। तो अपन समीकरण 1 कहें या 2 कहें, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। तो अपन कहते हैं समीकरण 1 या 2 आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण है। देखो परीक्षा में इस पर दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक नंबर में तो सवाल आता है सीधा ये पूछते हैं कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तब आप डायरेक्ट ये समीकरण भी लिख सकते हो। बाकी यदि 2 नंबर में आता है तो ये आपको पूरा बताना पड़ता है कि hν ऊर्जा का प्रकाश फोटोन धातु पर आपतित हुआ, इसने अपनी पूरी ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे दी। ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो कार्यों में काम लेगा, एक तो धातु से बाहर निकलने में कार्यफलन के तुल्य, और शेष जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो अपनी क्या होगी? आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। ठीक है, या इसको इस रूप में भी कह सकते हैं अपन कि hν बराबर hν0 प्लस 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब अपन बात करते हैं ये जो आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण है, इसकी सहायता से जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो अपन ने प्रायोगिक परिणाम देखे थे, प्रायोगिक परिणाम क्या क्या थे अपने? पहला तो एक तो क्या था कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि देली आवृत्ति से यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन और धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई टाइम लैग नहीं होता है। इन सभी जो परिणाम हैं उनकी व्याख्या अपन इस आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से करना चाहते हैं। तो अपन बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या। प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या या परिणामों का स्पष्टीकरण।
परिणामों का स्पष्टीकरण। ठीक है, किसकी सहायता से? आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से। तो अपन कह दें आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है अपनी? 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या या प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले अपन स्थिति लें, ये जो समीकरण है इसको अपन 1 नंबर दे देना। ठीक है, सबसे पहले अपन कंडीशन लें कि न्यू लेस देन न्यू जीरो। यदि आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वह देली आवृत्ति से कम है, इसका मतलब भाई न्यू जीरो से कम है, इसका मतलब एच न्यू जीरो से कम हो गया, यानी एच न्यू जीरो ज्यादा हो गया आपतित फोटोन की आवृत्ति से, तो गतिज ऊर्जा अपने क्या होगी? ऋणात्मक। और गतिज ऊर्जा अपन जानते हैं कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। इसका मतलब हो गया कि यदि ये कंडीशन है कि आपतित फोटोन की आवृत्ति देली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। तो अपन सबसे पहला ले रहे हैं कि न्यू लेस देन न्यू जीरो की स्थिति में समीकरण 1 से गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक है। ठीक है, कहते हैं चूंकि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः न्यू लेस देन न्यू जीरो की स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होती है। ठीक है, देखो स्पष्टीकरण, पहला स्पष्टीकरण अपन ने दे दिया कि यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति देली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। दूसरा अपन कहें न्यू इक्वल टू न्यू जीरो पर समीकरण 1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य है, अर्थात जब आपतित फोटोन की आवृत्ति देली आवृत्ति के बराबर है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा, परंतु उसकी गतिज ऊर्जा शून्य है। ठीक है, अब यदि गतिज ऊर्जा 0 है तो उसका निरोधी वो क्या होगा?
शून्य। इसका मतलब देली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान 0 होता है। अपने लास्ट क्लास में बात की थी कि गतिज ऊर्जा का जो मापन है वो अपन यहां किससे कर रहे हैं, निरोधी विभव की सहायता से। मैंने कहा था गतिज ऊर्जा का मापक जो है वो निरोधी विभव है। आगे अपन ले लें, आते हैं देली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान शून्य होता है। तो ये प्रायोगिक परिणामों के अनुसार अपना ये भी आ गया। तीसरा अपन बात करें अब कि जब न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 है, आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो देली आवृत्ति से अधिक है, यानी अपन ज्यादा संख्या में फोटोन आपतित कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अब चूंकि तीव्रता जो है, तीव्रता प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड उत्सर्जित, प्रति सेकेंड आपतित फोटोन की संख्या के समानुपाती होती है। इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इसको अपन लिखें कि जब न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 है फोटोन की संख्या, आपतित जो फोटोन है, फोटोन की संख्या बढ़ने के साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। अब इसको अपन तीव्रता से रिलेट करें तो अपन कहते हैं चूंकि प्रकाश की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड आपतित फोटोन की संख्या फोटोन की संख्या के समानुपाती है। देखो तीव्रता का अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था कि अपन आवर्ती यदि सेम रखे, यानी किसी एक ही कलर का प्रकाश लाइट सोर्स लेके अपन यदि उसका वाटेज बढ़ाते जाएंगे, मान लो पहले 60 वाट का ले लिया, 100 का ले लिया, 200 वाट का ले लिया, ऐसे वाटेज बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता, इंटेंसिटी जो होगी वो प्रकाश की बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटोन जो है भाई, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं तो अपन ने कहा कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और जिससे विद्युत धारा का मान बढ़ता है। तो यहां तीव्रता से अपन रिलेट करें कि तीव्रता एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड आपतित फोटोन की संख्या के समानुपाती है। अतः प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 की अवस्था में आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। तो ये अपना प्रायोगिक परिणाम अपन ने बात की थी कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन कब, जब आवर्ती नियत है और नियत कितनी, देली आवर्ती से ज्यादा। तो यहां अपन कह रहे हैं कि न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 की अवस्था में आपतित प्रकाश की प्रकाश विद्युत धारा जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती
लास्ट अपन चौथा बात करें, चौथा अपना टाइम लेग से संबंधित ले अपन। देखिए यहां अपन कह रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन की ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित है। तो अपन इलेक्ट्रॉन और फोटोन का एक संघट मान सकते हैं, एक टक्कर मान सकते हैं। अब इस संगठन में ये जो टक्कर हो रही है, इस टक्कर में बहुत कम समय लगता है अपना, यानी जो समय है वो अल्प समय लगता है। इसी कारण अपन कह रहे हैं कि धातु परस्पर पर प्रकाश के आपतन और धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता है, कोई समय पस्ता नहीं होती है। तो चौथा अपन कह दें प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन के अवशोषण पर आधारित है। अतः इसे एक संगठ माने तो इस संगठ में नगण्य समय लगता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन तथा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समयावस्था नहीं होती है। कोई समयावस्था नहीं है, यानी कोई टाइम लेग नहीं है कि लगभग 10 की पावर -9 सेकंड समय में ही इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर आ सकता है। तो अपने ये प्रायोगिक परिणाम थे, इनकी व्याख्या अपन आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से कर दी। एक बार इसको फिर देख लें अपन कि अपन कह रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह के जो प्रायोगिक परिणाम हैं उनका अपन आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्टीकरण किस प्रकार दे रहे हैं कि अपन कह रहे हैं कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है अपनी 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। देखो तीन कंडीशन तो अपन ये ले रहे हैं, न्यू लेस देन न्यू 0, न्यू इक्वल टू न्यू 0 और न्यू ग्रेटर देन न्यू 0। तीन तो ये ले रहे हैं, चौथी अपनी टाइम लेग पर ले रहे हैं। तो इस हिसाब से ये याद भी रह जाएगा अच्छी तरह। ये पूरा बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो पहले अपन ने स्थिति ली है न्यू लेस देन न्यू 0, यानी आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वह देली आवृत्ति से कम है। ठीक है, यदि ये अपन इसमें रखें 1 नंबर में तो अपन देख रहे हैं गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है। अब चूंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो अपन कह सकते हैं कि न्यू लेस देन न्यू 0 की स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। दूसरा अपन ने लिया कि जब न्यू इक्वल टू न्यू 0 है, यानी आपतित फोटोन की आवृत्ति देली आवृत्ति के बराबर है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा शून्य है अपनी, तो इस आवृत्ति पर निरोधी विभव भी 0 होगा। तो अपन कह रहे हैं देली आवृत्ति पर निरोधी विभव का मान शून्य होता है। यह भी अपना प्रायोगिक परिणाम में देखा था। इससे अगला अपना तीसरा कह रहे हैं न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 है। ठीक है, यानी आपतित फोटोन की आवृत्ति देली आवृत्ति से ज्यादा है, तो फोटोन की आपतित फोटोन की संख्या बढ़ने के साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब चूंकि प्रकाश की जो तीव्रता है वो एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है। अतः न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 की स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। ठीक है, लास्ट चौथा अपना जो टाइम लेग वाला बता रहे हैं
कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन और धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समयावस्था नहीं होती है, उसको अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव से कैसे आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से कैसे समझा सकते हैं। अपन कह रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन के अवशोषण पर आधारित है। ठीक है, अपन ने पहले भी बात की है कि धातु का एक जो फोटोन अपना आपतित हो रहा है वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा है। ठीक है, तो धातु का एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के अवशोषण पर आधारित है, तभी इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो अपन कह रहे हैं इसे अपन एक टक्कर मान सकते हैं, एक संकट मान सकते हैं जिसमें अपना लगभग नगण्य समय लगता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन और धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समयावस्था नहीं होती है। तो ये था अपना आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण तथा इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परिणाम आए थे उनकी व्याख्या। तो देखो इस चैप्टर का अपना एक पार्ट पूरा होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा अपना जो ध्रुव तरंगे हैं उनकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे, लेकिन इस पर आधारित अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपकी बुक का जो पहला उदाहरण है अपना उसकी चर्चा करें अपन। इस चैप्टर का जो पहला उदाहरण है 13.1 वो ये अपना कि तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए आवृत्ति, ऊर्जा और संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दिया हुआ क्या है अपने को, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या दिया हुआ और क्या ज्ञात करना। क्या दिया हुआ अपना कि तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, या अपन इसको कहते हैं 4 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। तो ये अपना तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर -7। देखो 10 की पावर 3 पावर प्लस की आ गई तो कितनी रहेगी 10 की पावर -7। अब पहला अपन बात करें आवृत्ति। देखो आवर्ती और तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध था कि न्यू बराबर c/λ, जहां c प्रकाश की चाल है, मान रख दें अपन 3 गुणा 10 की पावर 8 बट्टा तरंगदैर्ध्य है 4 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, इसको अपन 30 बना दें तो 30 गुणा 10 की पावर 7, 4 का भाग दिया तो ये अपना हो गया 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो आवर्ती अपनी आ गई 7.5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। दूसरा अपन बात करें इसमें ऊर्जा। ठीक है, इस फोटोन की ऊर्जा अपनी E बराबर क्या है, अपनी फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, मान रख दें h प्लांक कांस्टेंट है 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, गुणा आवृत्ति कितनी आई है अपनी 7.5 गुणा 10 की पावर 14। ठीक है, आवृत्ति का जो मात्रक है वो अपना 1/सेकेंड, तो कहते हैं सेकेंड इनवर्स। इसको गुणा कर दें अपन 7.5 को 6.63 से गुणा कर दो तो 42, तो ये हो गया लगभग 4.97 गुणा 10 की पावर -19 जूल। देखो ये सेकंड है, ये सेकंड इनवर्स है, कैंसिल हो गए तो ऊर्जा अपनी आ गई 4.97 गुणा 10 की पावर -19 जूल। अब देखो ये जूल में आई है, इस ऊर्जा को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, सबसे पहले क्लास में अपन ने बात की थी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से गुणा किया था। या उल्टा जूल को अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो अपन इस राशि का भाग देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये किस में आ जाएगी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 गई, 16 का इसमें भाग दे दो, 16 × 48 तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस फोटोन की ऊर्जा हो गई अपनी। तीसरा अपन बात करें संवेग, इस फोटोन का संवेग। देखो संवेग अपना फोटोन का जो संवेग है वो फोटोन के गुणों में अपन ने बात की थी कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू और संवेग कितना है अपना h न्यू बट्टा c या E बट्टा c या अपना h/λ। मान रख दें अपना
6.63 इंटू 10 की पावर -34। लेमडा कितना है अपना 4 गुणा 10 की पावर -8। 4 का भाग दे दें 6.63 में, तो भाग दो, देखिए एक बार 26 बच गया, 6 चौक 24, 23 बच गया, तो लगभग 6 चौक 24, 1.66 गुणा 10 की पावर -27 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये अपना इस फोटोन का संवेग आ गया। तो ये नोट कर लीजिए, अपने को तरंगदैर्घ्य दी हुई थी, फोटोन की आवृत्ति, ऊर्जा और संवेग पूछा था। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, संवेग अपना पी बराबर एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, कर लिया नोट। अगला अपन बात करें, दूसरा जो उदाहरण है, देखो फोटोन के गुणों में एक मैंने आपको बताया था कि यदि किसी पी शक्ति का स्रोत है, उसे लैम्डा तरंगदैर्घ्य की विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं, तो उससे प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या होगी n बराबर p बट्टा i। तो उसको रिकॉल कीजिए, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, आज भी जब क्लास शुरू की थी तो सबसे पहले अपन ने फोटोन के गुणों के बारे में चर्चा की थी, उसमें बताया था। तो यहां अपन कह रहे हैं कि 100 वाट पर प्रचालित प्रकाश का एक एकवर्णी स्रोत 4 गुणा 10 की पावर 20 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, किताब में गलत छपा हुआ थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य की जगह आवृत्ति छपी हुई है, तो आप उसको सही कर लेना, आवृत्ति की जगह तरंगदैर्घ्य कर देना अपना। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो शक्ति दी हुई है अपनी 100 वाट, एक प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या दी हुई है n बराबर 4 गुणा 10 की पावर 20। ठीक है, ज्ञात क्या करनी है अपने को, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो अपना था कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, सूत्र क्या था, n बराबर p बट्टा i। बात की थी किसी पी शक्ति के स्रोत से लैम्डा तरंगदैर्घ्य की विकिरणें उत्सर्जित हैं, तो उसे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी, n बराबर p बट्टा i। ठीक है, तो देखो n बराबर, शक्ति तो दी हुई है p अपनी, ऊर्जा अपनी E बराबर एच न्यू, लेकिन यहां तरंगदैर्घ्य के पद में है तो न्यू को अपन लिख दें c बाई लैम्डा। तो n बराबर हो गया अपना p लैम्डा बट्टा एच सी। तो देखो लैम्डा तरंगदैर्घ्य, ज्ञात तरंगदैर्घ्य करना है ना, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, n एच सी बट्टा p। अब मान रख दो इन सबके, n तो कितना है अपना 4 गुणा 10 की पावर 20, h का मान 6.63 इंटू 10 की पावर -34 गुणा c प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 बट्टा p का मान कितना दिया हुआ है 100। इसको हल करें, देखो अपन, देखो पावर देख लें पहले अपन, ये 10 की पावर 20 और ये 10 की पावर 8 कितनी होगी, 10 की पावर 28। ठीक है, ये दो ऊपर आएगी, ये 10 की पावर 36 बन गई, तो कितनी रहेगी अपनी 10 की पावर -8। एक तो ये सबसे पहले पावर का देख लिया। देखो ये 100 ऊपर आएगा तो 10 की पावर -2, 34 ही है तो माइनस के 36 हो गई, प्लस की कितनी है 28, तो कितनी बच गई अपनी 10 की पावर -8। अब 4 3 12, 12 को 6.63 से गुणा कर दो, तो 12 3 36, हासिल लगी 3, 12 छंग 72 और 3 75, हासिल लगी 7, 12 छंग 72 और 7 79। ठीक है, तो ये आ गया 79.56 इंटू 10 की पावर -8, या इसको कह दिया अपन ने लैम्डा बराबर 7956 एंगस्ट्रम। भाई एंगस्ट्रम हुआ 10 की पावर -10, ये दो पावर इसको और दे दें तो ये हो गया दशमलव है, इसलिए पावर होगी 10 की पावर -10। ठीक है, और 10 की पावर -10 को अपन ने कह दिया एंगस्ट्रम। तो ये आ गया अपना कि उत्सर्जित जो फोटोन है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी 7956 एंगस्ट्रम। तो नोट कर लीजिए। अगला उदाहरण अपन बात करें, अगला जो किताब बुक का आपका उदाहरण है वो अपना किसी धातु के लिए कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
इस धातु के लिए वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके। तो वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, इसका मतलब डेली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, कार्यफलन अपने को दिया हुआ है कि कार्यफलन फाई नॉट क्या दिया हुआ है अपना 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पर कहते हैं चूंकि फाई नॉट बराबर क्या होता है अपना एच न्यू नॉट या एच सी बट्टे लैम्डा जीरो। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा जीरो इक्वल टू क्या हो गया अपना एच सी बट्टा फाई नॉट। मान रख दीजिए अपना, देखो यहां फाई जीरो जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। फाई जीरो की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। यहां एक मान आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल पर्पस से कि एच सी बट्टा जो ई है, एच सी बट्टा ई का मान होता है अपना 12,420 एंगस्ट्रम। ये यदि मान अपना याद रह जाएगा तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत आसानी से अपने हल हो जाएंगे। देखो फाई जीरो का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका मतलब एच सी बट्टा ई हो गया अपना। तो ये मान अपन ने रख दिया इसका 12,420 गुणा 10 की पावर -10 बट्टा ये अपना कितना दिया हुआ है 2.2। ठीक है, अब इसका भाग देते हैं अपन इसमें। तो लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा, ये पावर इसको देते हैं अपन, 3 पावर इसको दे दो तो 12.42 गुणा 10 की पावर -7, इसमें भाग दे दो 2.2 का, तो ये भाग देवे अपन पहले 5 बार भाग गया, 12 110, कितने बच गए 142। 6 बार भाग गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 10 बच गया तो 50, तो 22 दूनी 44, 6 बच गया तो ये लगभग हो गया 5.623 इंटू 10 की पावर -7। देखो ऐसे में अपन लगभग भी ले सकते हैं। इस स्थिति में ये चिन्ह लगेगा अपना लैम्डा नॉट इक्वल टू, ठीक है, या इसको ये इतना मीटर या कह दिया लैम्डा बराबर 5623 एंगस्ट्रम। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं अपन, चौथा उदाहरण है आपका कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु जिसके लिए कार्यफलन कितना दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आपतित है। तो ज्ञात कीजिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की, दो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा और दूसरा अपना निरोधी विभव। देखो क्या दिया हुआ है अपने को, एक तो तरंगदैर्ध्य दी हुई है आपतित प्रकाश की, कितनी है अपनी 200 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। दूसरा अपना कार्यफलन दिया हुआ है फाई नॉट इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा देखनी है तो अपन कहते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण क्या थी अपनी 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एचसी बट्टे लैम्डा नॉट एचसी बट्टे लैम्डा जीरो लैम्डा आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू अपना हो गया सी बाई लैम्डा, तो एचसी बट्टा लैम्डा -फाई नॉट। तो ये अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू मान, देखो वही यहां एच सी बट्टा ई का मान अभी अपन ने बात की थी कितना है 12,420 एंगस्ट्रम बट्टा तरंगदैर्ध्य अपनी कितनी है 2000 एंगस्ट्रम। देखो 200 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, एंगस्ट्रम होता है 10 की पावर -10, तो इसको एंगस्ट्रम में यदि बनाना है तो 2000 गुणा 10 की पावर -10 यानी 2000 एंगस्ट्रम। ये अपना एंगस्ट्रम में है तो एंगस्ट्रम बट्टा एंगस्ट्रम कैंसिल हो जाएगा, देखो
ये h से बट्टा e का मान था 12,420, लेमडा का मान हो गया अपना 2000 माइनस फाइव नोट कितना अपना 2.5। इसको हल करें अपन, देखो 3 जीरो हैं तो इधर से अपन 3 अंक देख के दशमलव लगा दें तो ये हो गया 12.42 बट्टा 2 माइनस 2.5 भाग दे दें तो ये हो गया 6.21 माइनस 2.5। तो 6.21 में से 2.5 घटा दो तो कितना बच गया अपना 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी आ गई अपनी 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहला। दूसरा जो अपना है ये अपन ने पहला ज्ञात कर लिया, इसका पहला पार्ट उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब जो दूसरा पार्ट है वो यहां ज्ञात कर देते हैं अपन। दूसरा पार्ट क्या ज्ञात करना है अपना निरोधी एवं। देखो अपन ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है 1/2m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपना ev नोट। ये क्यों था इसको एक बार थोड़ा सा समझो अपना, एक बार फिर और समझ लो कि ये अपनी निर्वातित नली ली थी, ये कैथोड प्लेट थी, ये अपनी एनोड प्लेट थी, ठीक है। इस एनोड प्लेट को अपन विभव विभाजक की सहायता से मान लो माइनस का V0 पोटेंशियल दे दिया। कब? जब एनोड को अपन बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ रहे थे तो माइनस V0 विभव एनोड को दे दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी 1/2m स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ये हुई अपनी। अब देखो इसको अपन ने V नोट दिया विभव, तो इस प्लेट को पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली ev नोट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां धारा इस पर जीरो हो गई इस V0 पर, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो के ई काइनेटिक एनर्जी माइनस ev नोट इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम की स्थिति में यानी इस V0 विभव पर अपन कह रहे थे अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी एनोड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा थी वो प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी तो आई, इन दोनों का सम कितना हो गया 0। तो अपन कह सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर ev0। तो V0 इक्वल टू क्या हो गया अधिकतम गतिज ऊर्जा अपॉन E। यहां अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आई अपनी 3.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा E, तो V नॉट निरोधी वो कितना हो गया अपना 3.71 वोल्ट, ठीक है। तो ये इस प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे, तो इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब कल से अपन बात करेंगे इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है अपना ध्रुवीय तरंगे। लेकिन उससे पहले अपन इस प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित 2-3 एग्जाम्पल कल और लेंगे, उसके बाद ध्रुवीय तरंगे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।